Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. Well, आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 7, है ना. और यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग रोटेशनल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे. किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रोटेशनल मोशन. इससे कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, राइट. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन. कौन सा मोशन? जी हाँ, रोटेशनल मोशन में आपके पास जो नोट्स आपको दिए गए हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, डिफाइन रिजिड बॉडी. हाँ, रिजिड बॉडी. क्लियर. रिजिड वर्ड जो होता है, रिजिड वर्ड का मतलब होता है ढीठ, जिद्दी. कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, राइट. रिजिड का मतलब होता है ढीठ, जिद्दी, हार्ड. क्लियर. हार्ड. जो इंसान जिद्दी होता है वो अपने डिसीजन को चेंज करता है क्या? उसका जो डिसीजन होता है वो बहुत हार्ड डिसीजन होता है. समझ में आ रही बात? इसी तरीके से रिजिड बॉडी बोले तो हार्ड बॉडी है ना. वो बॉडी जो अपने शेप और वॉल्यूम को चेंज नहीं करती. जब कोई बॉडी मूव कर रही है और मूव करते में अगर वो अपने शेप और वॉल्यूम को चेंज ना करे तो ऐसी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी. क्लियर. If the body does not change its shapes and its volume while it is in motion, then that kind of body is called rigid body. A body is said to be rigid body when it does not change its shapes and volume while it is in motion. यानी कोई भी बॉडी जब मोशन में हो तब वो अगर अपने शेप और वॉल्यूम को चेंज ना करे तो ऐसी बॉडी को मैं रिजिड बॉडी बोलूंगा. सीन क्लियर है? रिजिड बॉडी समझ में आती है बात आप सभी को? ऐसी बॉडी जो जब मोशन में हो तो वो अपने शेप और वॉल्यूम को चेंज ना करे तो ऐसी बॉडी को मैं कैसी बॉडी बोलूंगा? रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी बोले तो हार्ड बॉडी. और अगर कोई बॉडी हार्ड होगी तो उस बॉडी के जो दो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो ऐसी बॉडी को भी मैं रिजिड बॉडी बोलता हूँ. समझने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा. जैसे मान के चलिए मेरे हाथ में रुई है तो रुई के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है मैं उन्हें अलग अलग कर सकता हूँ, उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर सकता हूँ. तो इसका मतलब वो रिजिड बॉडी नहीं है. लेकिन अगर ये प्लास्टिक का ये मार्कर है, मैं चाहूँ कि इसके दोनों पार्टिकल्स को ऐसे अलग अलग डिस्प्लेस कर दूं तो कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा. समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब ये कैसी बॉडी हुई? रिजिड बॉडी. क्लियर. रिजिड बॉडी की दो डेफिनेशन है. एक तो मैंने बोली वो, और एक अब मैं जो बोल रहा हूँ वो. If there is no relative displacement between the two particles of the body, then that body is called rigid body. नहीं है ही मेरी बात समझ. सीन क्लियर है सभी को? किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछ लिया रिजिड बॉडी क्या होता है तो मैं उसे बता दूंगा. If there is no relative displacement between the two particles of the body, then that body is called rigid body. Or you can say a body is said to be rigid body when there is no change in its shape and volume while it is in motion. Is called rigid body. कहानी क्लियर है सभी को? एक बार शांत मन से रिजिड बॉडी का डेफिनेशन पढ़ लें. पूछूंगा और चटकाऊंगा, पहले ही बोल रहा हूं. रिजिड बॉडी के बाद हमको कुछ एक नोट दिए गए हैं, राइट. स्पेशली मैं ये नोट आपको दोबारा से समझाना चाहता हूँ. यही कारण है कि आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं. क्लियर है? तो ये जो नोट है इसको थोड़ा बारीकी से समझिएगा. कल भी मैंने इस पे बहुत टाइम स्पेंड किया था, आज भी करूंगा, राइट. क्योंकि अगर ये नोट समझ में आ गया तो आगे इस चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं आएगी. और अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे सिवाय दिक्कत के कुछ और नहीं आएगा. सीन क्लियर है? तो मैं कुछ एक एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, आप मुझे समझाइएगा. ठीक है? क्लियर. मैं आपसे छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूँ. ये बातें आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ी हैं और आप लोग जानते होंगे. जो दिल बोले ना वो बताना. ठीक है? संकोच नहीं करना. ओके, मैं चलूँ आगे? आइए देखिए. ये मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर बनाया है. आपको दिखाई दे रहा है ये सिलेंडर? सबको दिखाई दे रहा है? इसका एक्सेस कैसे होगा? शाबाश. मैंने हालेंगे कह दिया ऐसे लाइन कह दी, ये एक्सेस है. बोला भैया कुछ गलत कह दी मैंने? ये कह दी हो तो बताओ आप. अगर सिलेंडर ऐसे बना दूं अब मैं पूछू एक्सेस कैसे होगा? तब हालेंगे करते थे. बोला भैया सही बोल रहा हूँ ना? ये एक्सेस है या नहीं है? सब लोग जानते हो इस बात को. जार कहा रहा हूँ. क्लियर. अच्छा, बहुत बढ़िया बात है. समझ गए मतलब आप? है सोच समझ के जवाब देना, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना. ठीक है?
मैंने आवाज तुमने पूछी कि काहे जा में एक्सेस कौन सा, तो तुमने नहीं हो कह दी जा में जीवारो है, जा में जीवारो है। क्योंकि साला बचपन से हमने इतना मैथमेटिक्स पढ़ रखा है, इतनी ज्योमेट्री हमने पढ़ रखी है कि हम जब भी देखते थे तो इसी टाइप की डिजाइन दिखाई देते थे तो हमने वही बता दी। यानी ये जो आपने बचपन से पढ़ा है, देखा है, उस आधार पे आपने इसका एक्सेस बताया। दिस काइंड ऑफ एक्सेस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल एक्सेस। क्या है ये? कौन सा एक्सेस है ये? हाँ, अब ये घूमघाम तो ना रहा, तुमने वैसे ही बता दी कि भैया जीवारो एक्सेस है। बताई नहीं बताई क्लियर? तो ये इसका जो एक्सेस है वो अभी तक आपने जितनी ज्योमेट्री पढ़ी उस आधार पर बताया, इसलिए दिस काइंड ऑफ एक्सेस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल एक्सेस। ठीक है, अब फिर से देखिएगा, ये देख रहे हो मार्कर? सभी लोग देख पा रहे हैं इसको? बोलो भैया पक्का? अब दिख रहा है? सबको दिख रहा है? यस सर। अभी आपने इसकी एक्सेस बताई, ये इसी टाइप की तो शेप था, आपने ऐसे एक्सेस बताई थी, ये तो ज्योमेट्रिकल एक्सेस है। अब बताना कैसे होगी इसकी एक्सेस, देख लो पहले। सेंटर पे तो अब इसकी एक्सेस ऐसे पास होगी। बोलो भैया, कुछ गलत कह दी मैंने? नहीं कह दी तो बताओ। अब ये जो एक्सेस आप बता रहे हो ना, वो इसके घूमने के आधार पर बता रहे हो। जिस हिसाब से ये घूम रहा है उस हिसाब से एक्सेस बता रहे हो। तो ये जो एक्सेस इसकी हुई, ये वाली जो एक्सेस, समझ पा रहे हैं ऑनलाइन वालों समझ पा रहे हो? इसकी जो एक्सेस होगी, जैसे ये अगर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो एक्सेस ऐसे ही तो होगी इसकी। इस एक्सेस के अबाउट ही तो घूम रहा है। बोलो भैया, तो ये जो पेन है ये काय का काम कर रहा है? एक्सेस ऑफ रोटेशन का। नहीं, यही बात समझ। अब फिर से बताओगे? देखो, दिख रहा है? दिख रहा ना? मैं घुमा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? घुमा रहा हूँ। अब बताओ इसका कैसे होगा एक्सेस? तो यू मीन टू से एक्सेस ऑफ रोटेशन इज दिस? बोलो भैया, कुछ गलत कह दी मैंने? क्लियर है? तो ये जो एक्सेस है ना, इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन। किसी भी चीज के घूमने के आधार पर आप उसका एक्सेस बता रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ रोटेशन। नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? कहा हुए को परेशानी? सब लोग ऊपर मुंडी करो, पंखा देखो, पंखा घूम ही रहो ना? घूम रहे हो? ऑनलाइन वाला आप भी देखो ऊपर, तो ऊपर पंखा घूम रहे हो। बताओ एक्सेस ऑफ रोटेशन का काम कौन करेगा? कौन सी चीज है जो एक्सेस का काम कर रही है? अगर देखो, पंखे की जो डंडी है जिसपे वो टंगा हुआ है, वो एक्सेस ऑफ रोटेशन का ही तो काम कर रही है। उसी के चार लंग तो घूम रहे हो। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन समझ गए ना? किसी भी चीज का एक्सेस ऑफ रोटेशन आप मुझे बता सकते हैं? बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ रही है? मैं ऐसे घूम रहा हूँ, तो ये मेरा एक्सेस ऑफ रोटेशन कैसे होगा? बताओ। ऐसे नहीं है मेरी बात समझ? बोलो भैया, यही तो होगा एक्सेस ऑफ रोटेशन। तुमको समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है ना? तो एक्सेस ऑफ रोटेशन समझ गए आप? पक्का? अच्छी बात है, आप महान हैं। तो आपको एक्सेस ऑफ रोटेशन समझ में आता है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छी बात, ध्यान रखना एक्सेस ऑफ रोटेशन। आप लोग अपने घर में हो और मैं, ये आपका पूरा घर है, यहाँ तक मैं बाहर खड़ा हूँ, मैंने नॉक किया, टक टक। आप क्या पूछोगे? कौन है? मैं हूँ नीलेश गुप्ता। फिर आप दरवाजा खोलने आएंगे। आप दरवाजा खोलने आएंगे तो आप दरवाजा ऐसे तो बोलेंगे, ये दरवाजा है मान के चलिए। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ ना? तो जहाँ में एक्सेस ऑफ रोटेशन कौन सा है? ये होगा एक्सेस ऑफ रोटेशन। इसी के अबाउट तो घूम रहा है। बोलो भैया, कुछ गलत कह दी मैंने? कह दी हो तो बताओ आप। ठीक है, अच्छी बात है। तो मतलब समझ में आ गया कहाँ पर कौन सा एक्सेस ऑफ रोटेशन होगा, तत्व बन रहा है। अच्छी बात है। कोई भी चीज अगर घूमेगी तो उस आधार पे तुम बता दोगे एक्सेस ऑफ रोटेशन कैसा होगा, है? बताइए उन्हें कौन सा बतावे वो मुंह पे थे। ये देख रहे हो जो मार्कर, ये मार्कर मैंने यहाँ पे कील लगी हूँ, ठोक दो, ठीक है? तो नजारा ऐसा होगा, यहाँ पे कील ठोक दी। कील इस हिसाब से ठोकी है कि यहाँ पर ये ऐसे करके, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ये कील इस प्रकार ठोकी है कि ये ऐसे घूम सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में ही नहीं है? अच्छा, तो जहाँ में एक्सेस ऑफ रोटेशन को काम क्यों करेगा? अच्छा, कील एक्सेस ऑफ रोटेशन है? अच्छा, ये तो कहीं का है नहीं। ठीक है, तो मतलब एक्सेस ऑफ रोटेशन आप किसी भी जगह मुझे बता सकते हो। ठीक है, कल जब पूछूंगा तो मुझे बता देना उस टाइम पे, है? अच्छी, बहुत सुनो ध्यान से, सुनते गई हो।
सन होता है सन। जैसे सपोज करिए ये सन है और इसके चारों तरफ ये जो कपड़ा मैंने लिया है ये अर्थ है। अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, घूमी रही नहीं घूमी रही, वो सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है। इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन हुआ? सन। सन मतलब ये, हाँ समझ गया ना। सन के चारों तरफ घूम रही है, घूम रही घूम रही। क्लियर है? कौन घूम रहा था? किसके चारों तरफ घूम रहा है? सन के चारों तरफ। अब ये सर्कुलर मोशन है या रोटेशनल मोशन है? ठीक है, आप जानते हैं, वैसे मैं कल बता चुका हूं ये सब चीजें। कईयों बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सर्कुलर मोशन है, कौन सा रोटेशनल मोशन है। तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में एक खासा फर्क है। सर्कुलर मोशन में जो एक्सिस होती है वो बॉडी से दूर होती है, जो बॉडी घूम रही होती है ना उससे दूर होती है, उसको टच नहीं करेगी कभी भी। और रोटेशनल मोशन में जो एक्सिस होती है वो बॉडी के अंदर से पास होगा या बॉडी को टच करेगा। अब आप गौर से देखिए, ये सन है, ठीक है, या ये सन है, मार्कर सन है, ये अर्थ है। अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, तो इसमें एक्सेस यही तो हुआ। अब ये एक्सेस टच कर रहा है क्या घूमने वाली बॉडी को? तो इसका मतलब ये कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन होगा। समझ में आ रही है बात? सर्कुलर मोशन में एक्सेस बॉडी को टच नहीं करता। ठीक है, ये सन है, मैंने सन की न्योछावर कर दी, तो ये न्योछावर कैसा मोशन? सर्कुलर मोशन। समझ में आई बात? अभी मैं आपके सामने थोड़ी देर पहले घूम रहा था, वो कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। चक्की पीसना, रोटेशनल मोशन। समझ में आई बात? अभी दरवाजा खोलना, रोटेशनल मोशन, क्योंकि इसमें जो एक्सेस है वो बॉडी को टच कर रहा है। समझ में आ रही है बात? सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस यही है कि सर्कुलर मोशन में जो एक्सेस होता है वो बॉडी को टच नहीं करता। क्लियर? और रोटेशनल मोशन में जो एक्सेस होता है वो बॉडी को टच करता है। तो ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दैट? द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। सबको बात समझ में आ रही है? आ रही है, अच्छी बात है। और सुने, सुनते जाना बस ध्यान से, ठीक है? अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई तो अगली बात पे आता हूं। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि ये एक बॉडी है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसे कील से ठोक दिया है। ओके गाइस, ठीक है? कील से कुछ इस प्रकार ठोका है कि ये बॉडी घूमने के लिए स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर? इस बॉडी में मैंने ये 3 पार्टिकल कंसीडर किए हैं, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक? क्लियर है? अब मैं इस बॉडी को घुमाता हुआ यहाँ से यहाँ ले गया तो नजारा ऐसा हो जाएगा। बोलो भैया, सीन क्लियर है? ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। यस और नो? सीन क्लियर है सभी को? इसमें एक्सेस ऑफ रोटेशन कैसे होगी? जब पूरी बॉडी को घुमाया रहूं, मैंने घुमा के यहाँ से यहाँ ले आया, तो इसमें एक्सेस ऑफ रोटेशन कौन है? कील। हमारे बता नहीं रहे, देखो बोले बताए रहे, नहीं बताए रहे, यानी यही तो एक्सेस ऑफ रोटेशन है। ये मैंने 10 मार्कर जो लगाया, मैंने 10 लगाया। समझ में आ रही है? क्या काम कर रहे हैं? एक्सेस ऑफ रोटेशन, राइट? अच्छी बात है। समझ में आ रही है बात आपको? जब ये यहां से यहां लाया तो ये पार्टिकल यहां से यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया। सबसे पहले कौन सा वाला आएगा? फर्स्ट नंबर वाला, सेकंड नंबर वाला या थर्ड वाला? सबसे पहले ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचेगा। कौन सा पहले पहुंचेगा? तीनों एक संग पहुंचेंगे, कभी ना कहीं नाम पहले वाला पहले पहुंच जाओ। कैसे पहुंच जाओ? ये पहले पहुंच जाओ, ये आधा घंटा बाद जाओ, तू पहुंच में आ रहा है? ऐसा तो नहीं होगा ना? नॉट द मैटर ऑफ लाफिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? यानी तीनों के तीनों पार्टिकल यहाँ पर एक साथ पहुंचेंगे, यानी तीनों को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगने वाला टाइम सेम होगा। समझ गए? तीनों पार्टिकल का टाइम कैसा है? सेम। अच्छी बात है। मेरी दूसरी बात, टाइम तीनों का सेम है। अब आप मुझे बताओ, जब ये पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, ये इस पार्टिकल को मैंने 1 नाम दिया, इस पार्टिकल को मैंने 2 नाम दिया, इस पार्टिकल को मैंने 3 नाम दिया। अब आप मुझे ये बताइए, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन सा पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है? थर्ड नंबर का डिस्टेंस इतने ज्यादा है, सेकंड वाई की डिस्टेंस कम है, फर्स्ट वाई की डिस्टेंस
सबसे कम है या नहीं है? अच्छा, समझ में आई बात? अब मैं आगे की बात करता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि ये जो 3 पार्टिकल है ना, इसमें स्पीड सबसे ज्यादा कौन से पार्टिकल की है? स्पीड है ना। तो भैया मैं ज्यादा पढ़तना ने, ज्यादा समझ में आतना ने, मूड में पीर और होती है। पर मैंने बचपन में ये पढ़ लिया था, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे मालूम है तीनों पार्टिकल का टाइम तो सेम है, टाइम से तो कोई फर्क पड़ना नहीं, तीनों का टाइम सेम है। फर्क कैसे पड़ेगा? डिस्टेंस से। सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा उसी की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। सही बोल रहा हूं? जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अगर तीनों के टाइम सेम है, मैंने आप 3 लोग खड़े कर दिए और मैंने यूं कह रही कि मैं बंदूक से जैसे ही गोली दूं दौड़ वो चालू कर दी हो और सबको दौड़ने, और जैसे दोबारा गोली चलाओ वही रुक जाइए। मैंने क्या फिक्स कर दिया? टाइम फिक्स कर दिया। क्लियर? रेस लगवा रहा हूं मैंने पहले गोली फायर किया, पहले फायर पे सबने दौड़ना शुरू कर दिया, दूसरे फायर पे वो रुक गए। क्या चीज तीनों के लिए फिक्स कर दी? टाइम फिक्स कर दिया। आप बताओ मैं कैसे फैसला करूंगा कि किसकी स्पीड ज्यादा है? ताने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी वो नाप ले लो, ताने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी तो ये तो जीते हो। तो यही तो कहानी चल रही है। टाइम तीनों ने सेम लग रहा है पहुंचे हुए, तो जो सेकंड से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा भाई की स्पीड तो ज्यादा होगी। तो डिस्टेंस सेकंड से ज्यादा, ये तीसरा बार ट्रेवल करो तो डिस्टेंस ताकि ज्यादा होगी, तो की स्पीड ज्यादा होगी। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सीन क्लियर है? क्लियर? यानी कुल मिला के बात ये है कि इस बॉडी पे जितने भी पार्टिकल है, हर पार्टिकल की वेलोसिटी या हर पार्टिकल की स्पीड अलग अलग है। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? हर पार्टिकल की स्पीड अलग अलग है। सबसे ज्यादा स्पीड इस पार्टिकल की है, उससे कम इसकी है, उससे कम। अच्छा, कोई ना कोई पार्टिकल ऐसा भी होगा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डटा होगा। कील पर डटा होगा कोई ना कोई पार्टिकल, उसकी स्पीड कितनी होगी? क्यों होगी? क्योंकि जब वो यही होगा तो वो कोई डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं करेगा। डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं करेगा तो डिस्टेंस है जाएगी 0, डिस्टेंस है जाएगी 0 तो स्पीड है जाएगी 0। नहीं ना समझ? यानी कोई भी पार्टिकल अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही सिचुएटेड है तो उसकी स्पीड कितनी होगी बेटा? 0। तो 0 में क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है बात? अच्छा, दूसरी बात, अभी आपने बोला कि सर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे होगी, ये मानकर एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम कर रहे हैं। अब ये जितने भी पार्टिकल है एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं, कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन है, क्योंकि एक्सिस यहाँ आ गया और पार्टिकल इससे दूर है। बोलो, यानी ये जितने भी पार्टिकल है एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ सर्कुलर ट्रैक में घूम रहे हैं, और जितने भी सर्कुलर ट्रैक बनेंगे उन सबका सेंटर एक ही होगा, यानी कॉन्सेंट्रिक होंगे। जो बोला समझ में आया कि नहीं आया? भैया अगर चाहे मैं घंटे इसको ऐसे घुमाऊं, गौर से देखिएगा, ये यहाँ रखा हुआ है, मैं इसे पूरा घुमा दूं ऐसे करके यहाँ पर, तो ये पूरा राउंड ऐसे तो बन जाएगा। बोलो भैया, इन सभी सर्कल्स के सेंटर सेम होंगे या अलग अलग होंगे? सेम होंगे। जो बात बोल रहा हूँ समझ में आ रही है? कोई भी पार्टिकल अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर सिचुएटेड है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 0। तो वो 0 पे क्यों बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है? तो इस बॉडी पे जितने भी पार्टिकल्स है सबकी स्पीड अलग अलग होगी। क्यों बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है? जितने भी पार्टिकल है उन सबका टाइमिंग सेम है। अच्छी बात है। मेरी अगली बात, मुझे एक बात बताओ, ये 2 लाइन है, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल 30 से ज्यादा होगा या कम होगा? है? अच्छा 30 होगा, तो ज्यादा हमारा तो ना शायद हो तो है। कईयों के तो दिमाग में एवरेज की गाड़ी तो ज्यादा ही होगा है, कहीं हो देश में जाओ पर अपने को क्या कमीनो जो 90 है तो बाजीगार 180 है जाओ, देखा 540 है जाओ, 90 है तो 90 है, बड़ो करते हुए कहाँ होगा? समझ गया ना मेरी बात? तो अब महान है। तो ये एंगल 30 डिग्री जो बोला समझ में आया आपको? अच्छी बात है। मैं इस फिगर को थोड़ा सा फेयर करना चाह रहा हूँ, इसे मिटा के दोबारा बना दो अगर आप लोग इजाजत दें तो। हाँ दे दो इजाजत, ठीक है? ओके, लिसन एवरीवन। तो जितना मैंने अभी तक बताया आपको ये बात समझ में आ गई है कि इस बॉडी पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे सभी पार्टिकल्स की स्पीड अलग अलग होगी, सबका टाइम सेम होगा, है ना? ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, फिगर ट्रिगो सब बन गया, कोई बात नहीं। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? माइंडेड
पिछला चैप्टर पढ़ के आया हूँ और वहां मैंने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा था, याद है आपको एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, यही कॉन्सेप्ट आपको काम में आने वाला है, ध्यान रखना है इस चैप्टर में। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है? अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये तीनों पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो तीनों का टाइम कैसा होगा, तो टाइम से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। अब बात आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो गौर से देखिए ये पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पहुंचा तो इसने कुछ ना कुछ एंगल ट्रेवल किया, तो वही एंगल इसने भी ट्रेवल किया, इसके लिए भी तो एंगल वही है और इसके लिए भी एंगल, तो तीनों के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। तो इसका मतलब हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कैसी होगी, सेम होगी। नहीं है बात समझ? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी इस तरीके से कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी या स्पीड, मतलब समझा मेरे, अलग अलग पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी कैसी होगी, अलग अलग होगी। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस सबकी अलग अलग है तो स्पीड अलग अलग है। और अगर कोई पूछे हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कैसी होगी, सेम। एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी लेकिन वेलोसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस और टाइम आ रहा था, डिस्टेंस सबका अलग अलग, टाइम अलग अलग, इसलिए स्पीड अलग अलग, ये वेलोसिटी अलग अलग, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। जो बोला समझ में आया? सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन में डिफरेंस समझ में आ गया? सर्कुलर मोशन में एक्सेस बॉडी को टच नहीं करता है, रोटेशन मोशन में एक्सेस बॉडी को टच करता है। सीन क्लियर है सभी को? इसके बाद एक दो नोट दिए, वो नोट फटाफट चटकाओ फिर आगे बढ़ाओ। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है डिफाइन सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, राइट? सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करें, नाम से पता चला है सेंटर ऑफ मास, किसी मास का सेंटर है, राइट? जैसे मैं बोलूं कि ये बॉडी है, इसको आप अपनी उंगली में घुमाओ, तो आप अपनी उंगली पे घुमाने के लिए क्या करते हो? फिंगर यहाँ पर रखोगे, फिंगर सेंटर पे रखोगे और उसके बाद उसे घुमाना शुरू कर दोगे। सही बोल रहा हूँ? लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि फिंगर यहाँ कुन्नी पे रख के फिर घुमाओ, तो नहीं घुमा पाओगे ना? नहीं घुमा पाओगे, आपको फिंगर यहाँ पर रखनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? सेंटर पे। तो ये जो पॉइंट है जहां पर आप फिंगर को रख रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। क्लियर? सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी पे वो पॉइंट होता है जहां पर उस पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी पे वो पॉइंट होता है जहां पर उस बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट होता है। कोई भी पूछे सेंटर ऑफ मास क्या होता है तो हम उसे बोलेंगे द पॉइंट ऑफ द बॉडी वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ठीक? कोई पूछे सेंटर ऑफ मास क्या है, एक पॉइंट है, काय पे? बॉडी पे। कौन सा पॉइंट? जहां पर उस बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है। द पॉइंट ऑन द बॉडी वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। सीन क्लियर है सभी को? फटाफट जरा सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन पढ़ लें, फिर आगे की बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। भैया इससे पहले कि मैं आगे की रामायण समझाऊं, आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको एंगुलर एक्सेलरेशन बताया था। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग लेटर अल्फा से डिनोट करते हैं। कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? अल्फा। और इसका रिलेशन होता है अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन dt। आज से कुछ दिनों पहले मैंने ये बात आपको पढ़ाई थी। ये सर नो, अल्फा इज इक्वल टू डी अपॉन dt। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, जब सर्कुलर मोशन पढ़ाया था तो वहां बताया था एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा बराबर बी अपॉन आर। अरे भैया तो ओमेगा की जगह मैंने यहाँ पर क्या टांग दिया? बी अपॉन आर। अल्फा इज इक्वल टू आर को बाहर ले लिया तो आर डिनोमिनेटर में ना, तो डिनोमिनेटर में बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बच गया? डीवी अपॉन dt। और ये तो अपन बचपन से ही जानते हैं, आए बनाया अपन ने। क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? ए बराबर डीवी अपॉन dt। पढ़ा था अपन ने ये? तो डीवी अपॉन dt की जगह क्या लिख दूं? ए का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा, ए अपॉन। सीन क्लियर है? तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। सीन क्लियर है सभी को? कर पाएंगे हम लोग? देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने एक और नोट दे रहा है, उसमें पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ द वेरियस शेप्स, है ना? अलग अलग शेप्स के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है वो हमें बताना है। सेंटर ऑफ मास तो क्या तेल लेने मैं बताने बाद में, पहले शेप्स आपको क्लियर है? बैंगल, बैंगल इज द एग्जांपल ऑफ स्फीयर। बॉल इज द सर्कल,
कहीं और अच्छा एक बार तो श्री राम करने बोले हाँ ठीक है भाई साहब हेलो बॉल बॉल को सर्कल नहीं बोलते बॉल इज द स्फीयर गोला क्या बोला हाँ डियर बॉल बॉल को स्फीयर बोल सकते हो सर्कल नहीं बोल सकते सर्कल इज द चूड़ी चूड़ी सर्कल है रोटी सर रोटी स्फीयर है रोटी क्या है सर्कल रोटी क्या है चूड़ी क्या है सिक्का क्या है लड़ुआ क्या है बुंदी हुआ लड़ुआ प्लास्टिक की बॉल कैसो होलो प्लास्टिक की बॉल होलो स्फीयर बुंदी हुआ लड़ुआ सॉलिड स्फीयर मार्कर सिलेंडर है ना अच्छा बिजली के जो पाइप होते हैं गोल गोल होलो सिलेंडर क्लियर लोहे का सरिया गोल सॉलिड सिलेंडर समझ गए ना बोलो अब बात करता हूं रोटी भी सर्कल है चूड़ी भी सर्कल है पर इनमें फर्क है अब सर्कल में थोड़ा सा मैं डिटेल में जाता हूं तो इसमें दो टाइप के शेप मिलते हैं एक होता है रिंग एक होता है डिस्क रिंग वो होता है जो बीच में से खाली होता है जैसे चूड़ी रिंग है एक रिंग अंगूठी बीच में से खाली होती है तो वो रिंग है रोटी डिस्क क्योंकि वो बीच में से सिक्का डिस्क सिक्का क्या है डिस्क रिंग क्या है रिंग ही है ना समझ में आ रही है बात कोई दिक्कत सोच लो रिंग और डिस्क में फर्क समझ गए हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर समझ गए बोलो समझ में आता है अच्छी बात है तो सुनते जाओ फटाफट अब मैं जो पूछूंगा मुझे जवाब दे देना ठीक है ये देख रहे हो ये एक जैसी एक थिन रॉड है यूनिफॉर्म थिन रॉड यानी एक समान पतली छड़ ऐसा नहीं होगा कि छड़ किताऊ के मोटी है जाए किताऊ के पतली है जाए नहीं है मेरी बात समझ एक जैसी समझ गए दिस इज द यूनिफॉर्म थिन रॉड अब मैं तुमसे बोलूं कि जाए अपनी उंगली पर टिकाऊ तो आप फिंगर ऐसे ही तो रखोगे बीच में तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हुआ एट द सेंटर समझ गए सब आप जानते हो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है सीन क्लियर है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा सेंटर पे आगे बढ़ते हैं अब मान के चलो ये रिंग है तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा सेंटर पे अब जो मैं बीच में तो बताऊं तुझे क्या है गई डिस्क है गई तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा सेंटर पे समझ में आ रही है मेरी बात अच्छा अब बात करता हूँ स्फीयर हॉलो स्फीयर अब हॉलो स्फीयर बोर्ड में तो स्फीयर ऐसे ही बनाना पड़ेगा तो वो तरीका में बात बनाना है तो जहाँ पर सेंटर ऑफ मास सेंटर पे सब के सेंटर पे ये सॉलिड स्फीयर सेंटर पे ताली समझ आ रही है अब आ जाओ हॉलो सिलेंडर जहाँ पर सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बिल्कुल बीच में या सेंटर पॉइंट पे और अगर जो सॉलिड सिलेंडर होगा तो भी सेंटर में सारी चीजें सेम है सबके सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है एक जो अजीब सा है जो आपको याद रखना पड़ेगा 11th में ऐसा कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको पता होना चाहिए देख लो ये जो शेप है इसको हम लोग कौन बोलते हैं चूरन वाले की टोपी है ये इसका बेस कैसा है सर्कुलर है ये सेंटर हो गया ये वर्टेक्स है ये इसका क्या हो गया एक्सेस सही बोल रहा इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यहाँ पर होता है यानी अगर बेस से देखा जाए जैसे मान के चलो इस पूरे की हाइट h है तो यहाँ से ये hy4 हाइट पे होता है कितनी हाइट पे होता है ये याद करने वाला पार्ट है राइट अब ये hy4 है ये मुझे निकालना है तो कैसे निकालूं h में से hy4 माइनस कर दो तो h माइनस hy4 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3hy4 यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो वर्टेक्स से 3hy4 मीटर के डिस्टेंस पे होता है कहानी समझ में आ रही है सीन क्लियर है तो एक बार आप लोग फटाफट पढ़ लो समझ जाओगे देख लो फिगर वहां पर जो बनाना है वो इस टाइप से बना लेना आप लोग है ना जो ब्लॉक खाली है ना उसमें है ना तो वहां फिगर बना लो आप लोग पढ़ लो
अगला क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो है डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। लिसन एवरीवन, ये वर्ड अब आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपके सामने बार बार आएंगे, पूरी 11th में भी आएंगे और पूरे 12th में भी आएंगे। तो आज आप लोग इस बात का थोड़ा सा है ना क्लियर कर लें। देखो भैया, देख रहे हैं कैसे समझे? लिसन एवरीवन, कैसे समझाऊं? लिसन, किसी बॉडी पे आप ताकत लगा रहे हो और ताकत लगाने के बाद अगर वो बॉडी लीनियर मोशन कर रही है, क्लियर? ताकत लगाने के बाद वो बॉडी सीधी चल रही है, लीनियर मोशन कर रही है, तो उस ताकत को हम बोलेंगे फोर्स। उस ताकत को हम बोलेंगे फोर्स। लेकिन वही ताकत लगाने से बॉडी सीधा चलने की बजाय घूमने लगे तो उसे बोलेंगे टॉर्क। If the force has a tendency to rotate the body, then that force is called torque. जैसे इसको जानते हो, इसका नाम रमेश है। क्या नाम है इसका? रमेश। अगर मैं इसे घोड़ी पे चढ़ा दूंगा तो ये कौन है? दूल्हा बन जाएगा? दूल्हा कोई अलग बंदा है क्या? रमेश ही है, बस घोड़ी पे बैठ गया इसलिए दूल्हा हो गया। सही बोल रहा? इसी तरीके से अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ताकत लगा रहा हूं और ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है तो उसे फोर्स बोल देते हैं। लेकिन अगर वही ताकत लगाने से ऑब्जेक्ट अगर कहीं घूमने लगे तो उसे हम टॉर्क बोलने लगते हैं। मैं यही बात समझ में क्लियर है? कहुए को परेशानी वही तो बताए ना, ने तो फिर सुने। ये मार्केट देख रहे हैं? अब मैंने अपने हाथ से इसे पकड़ रखा और इसमें फोर्स लगा रहा हूं और इसे ऊपर ले जा रहा हूं, तो मैंने जो ताकत लगाई उसे फोर्स बोलूंगा, क्योंकि इस फोर्स की वजह से लीनियर मोशन हो रहा है। समझ गए? अब फिर से देखिएगा, अब मैं इसमें फिर से फोर्स लगा रहा हूं, तो अब इस फोर्स को मैं टॉर्क बोलूंगा, क्योंकि इस फोर्स की वजह से ये क्या हो रहा है? घूम रहा है। इफ द फोर्स हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। नहीं है मेरी बात? सीन क्लियर है? इफ द फोर्स हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी, देन इट इज कॉल्ड टॉर्क। नहीं है बात समझ में? कैंचू पे का लगा तो टॉर्क, टॉर्क लगा तो कैंचू पे। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? अब मेरे पास चटकनी तो है नहीं दिखाने के लिए, दरवाजा में चटकनी लगी रहती है, है? चटकनिया भाई खुली है, हमको चटकनी लगानी है तो पहले तो जो उठानी पड़ते, उठाई तो का है वो लीनियर मोशन, तो फोर्स, और फिर घुमाए दई टॉर्क। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? जो तुम्हारे नोट्स हैं वो है जी मैंने कहा लगाओ, बताइए। टॉर्क, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? नहीं है बात में? छुट्टी होगी, तुम जनते जाओगे, दरवाजा खोलोगे, कहाँ लगाओगे? समझ गए? क्योंकि दरवाजा घूमेगा। नीचे जाओगे, साइकिल तक पहुंचोगे, साइकिल पे पेडल मारोगे, है? टॉर्क। साइकिल चलेगी, पहिया घूमेंगे, कहाँ लग गो? निकल लो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। कल मिलते हैं, कल फोर्स और टॉर्क के बारे में हम लोग और जानेंगे। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।